नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कि जो इंडियन ओवरसीज बैंक है उसमें एनईएफटी आरटीजीएस का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो ये फॉर्म है वो आप अपनी जो नज़दीकी ब्रांच है इंडियन ओवरसीज की वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। अगर आप प्राप्त नहीं करना चाहते तो ऑनलाइन गूगल से भी आप ये फॉर्म निकाल सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से। तो आपको ये फॉर्म लेना है। फॉर्म लेने के बाद दूसरी बात मैं आपको और बता दूं कि जो एनईएफटी होता है वो कितने रुपए तक होता है और जो आरटीजीएस है वो कितने रुपये से स्टार्ट होता है। तो 1 रुपये से लेके और 2 लाख से कम हो, 1 रुपये से लेके अगर 2 लाख रुपए से कम हो तो वो एनईएफटी कहलाता है। और 2 लाख या 2 लाख से ऊपर अगर कोई पेमेंट हो तो वो आरटीजीएस कहलाता है। तो मैं जैसे यहाँ पे एनईएफटी करना चाह रहा था, तो मैंने यहाँ पे 40,000 रुपये में किसी को पेमेंट करना चाहता हूँ तो ये एनईएफटी कहा जाएगा। अगर मैं 2 लाख या 2 लाख से ऊपर किसी को पेमेंट करता तो वो आरटीजीएस कहा जाता। तो दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एनईएफटी आरटीजीएस का फ़ायदा क्या है। जैसे आप किसी को भी एनईएफटी आरटीजीएस के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हो तो वो 2 घंटे से लेके 2.5 घंटे के बीच में जो जिस किसी को आप पेमेंट करना चाहते हो तो वो 2 से लेके 3 घंटे के अंदर सामने वाली पार्टी के पास पेमेंट चला जाता है। अगर आप एनईएफटी आरटीजीएस ना करवा के अगर नॉर्मल चेक लगाते हो तो वो 2 से लेके 3 दिन का टाइम लेता है। तो 2 से 3 दिन का टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है। तो वो अकाउंट पे के माध्यम से अपन जानेंगे कि वो पेमेंट कैसे होता है 2 से 3 दिन के माध्यम से, वो काफ़ी आसान है। तो एनईएफटी आरटीजीएस के माध्यम से 2 घंटे से लेकर 3 घंटे के अंदर सामने वाली पार्टी के पास पेमेंट चला जाता है। तो आपको ये बता दूं कि ये आपको ये फॉर्म लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे डेट फिल करनी है, आपको पेन नंबर लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे 40,000 रुपये का पेमेंट करना चाहता हूँ तो ये एनईएफटी कहा जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एनईएफटी पे टिक किया है और अमाउंट अंकों में लिखा है। उसके बाद जो आपकी ब्रांच है उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना होगा। जैसे मेरी ब्रांच जोटवाड़ा है तो मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर इसी अमाउंट को आपको शब्दों में लिखना है। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो या फिर इंग्लिश में भी लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश में ही आप भी लिखो। अगर आप आपके अनुसार जो सुविधा अनुसार सही रहे वैसा लिख सकते हो आप। फिर जैसे जो एनईएफटी आरटीजीएस का पेमेंट है वो चेक के माध्यम से करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे चेक पे टिक किया है। उसके बाद ये डिटेल्स ऑफ एप्लीकेंट रेमिटर, इसका मतलब होता है जो अकाउंट होल्डर है, जिसका अकाउंट है उसकी डिटेल यहाँ पे लिखी जाएगी। अकाउंट होल्डर की, जो अकाउंट होल्डर है उसका अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखना होगा। जो चेक नंबर है वो यहाँ पे लिखना होगा। अगर चेक नंबर अगर नहीं पता तो मैंने अलग से इसका वीडियो बना रखा है, तो आप उस वीडियो को देख के आप जानकारी ले सकते हो। तो चेक नंबर आपको यहाँ से यहाँ पे लिखना होगा चेक नंबर आपको। और जो चेक पे जो डेट लिखी हुई है तो वो डेट आपको यहाँ पे लिखनी होगी। उसके बाद में जो अकाउंट होल्डर है, रेमिटर का मतलब होता है अकाउंट होल्डर, उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना होगा। फिर जो अकाउंट होल्डर है उसका एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना होगा, उसका जो पिन कोड है वो लिखना होगा। और जो अकाउंट होल्डर है उसके मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे लिखने होंगे। फिर डिटेल्स ऑफ बेनिफिकनरी, डिटेल्स ऑफ बेनिफिकनरी का मतलब होता है, जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता देना चाह रहा था। जैसे ये बजरंग लाल है, ये तो मैं हूँ, ये मैं हूँ। तो मैं किसी को पेमेंट करना चाहता हूँ अशोक कुमार को, यानी कि अशोक कुमार मेरे पास वर्कर है। तो मैं उसको ये सैलरी के लिए उसको पेमेंट करना चाह रहा था एनईएफटी के माध्यम से। तो ये बेनिफिकनरी का मतलब होता है जिसके अकाउंट में पैसा जाना है। और जो ये डिटेल्स ऑफ एप्लीकेंट है उसका मतलब होता है अकाउंट होल्डर जिसके अकाउंट से पैसा कटना है। और ये पैसा कट के जो बेनिफिकनरी है जिसको सैलरी जानी है उसके अकाउंट में ये पैसा चला जाएगा। तो यहाँ पे बेनिफिकनरी की डिटेल्स मैंने उससे ली थी। उससे लेने के बाद यहाँ पे बेनिफिकनरी का जो नेम है, जो बैंक में उसका नाम है, वो मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके जो अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे लिखा है। उसके अकाउंट नंबर दोबारा आपको यहाँ पे लिखना होगा।
उसके बाद में जो उसका बैंक है उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI में उसका अकाउंट है। उसके बाद में जो अशोक कुमार है उसका IFSC कोड आपको लिखना होगा। उसके बाद में जो उसका ब्रांच का एड्रेस है वो भी आपको यहाँ पे लिखना होगा। जैसे मेरी ब्रांच का एड्रेस और उसकी ब्रांच का एड्रेस सेम है तो आपको ऐसा नहीं करना। जो बेनिफिशरी है उसकी ब्रांच का एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद में जो अकाउंट होल्डर है उसके यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर करने के बाद आपको एक जो इंडियन ओवरसीज़ का बैंक चेक है वो चेक फिल करना होगा। जो सभी बैंकों का चेक होता है वो लगभग सेम सा होता है। तो उस चेक पे सबसे पहले आपको डेट फिल करनी होती है। डेट फिल करने के बाद उस चेक पे का ऑप्शन आता है, PAY के नाम से ऑप्शन आता है। तो उस पे के आगे आपको लिखना होगा NEFT फॉर सेल्फ। और जो रुपीज़ का ऑप्शन आता है वहाँ पे आपको अमाउंट लिखना है। आप हिंदी में भी लिख सकते हो या इंग्लिश में भी आप लिख सकते हो। तो उस चेक पे आपको अमाउंट लिखना है और फिर उसमें अंकों का लिखने का एक डिब्बा सा आता है तो उसमें अमाउंट आपको लिखना है अंकों में। फिर जो अकाउंट होल्डर है उसके सिग्नेचर उस चेक पे करने का ऑप्शन रहता है तो वहाँ पे अकाउंट होल्डर को सिग्नेचर करना है। तो ये उस चेक के साथ ये वाला फॉर्म अटैच करना है और इंडियन ओवरसीज़ की जो बैंक है उस बैंक में आपको ये जाके फॉर्म देना है। तो ये वाला पेमेंट अशोक कुमार के खाते में 2 से लेकर 3 घंटे के अंतराल में ये पहुंच जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कुछ आपके कुछ क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में डाल के ज़रूर पूछें।